अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, जो कि मुख्तलिफ नशेब फराज से मुख्तलिफ सियासी जमातें गुजरी हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसी सियासी जमात, और उसका आज हम तस्करा करने जा रहे हैं, जिस सियासी जमात ने एक आइडियोलॉजी सो कार्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बदकिस्मती से बार बार उस पर यू टर्न लेकर और यू टर्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और अपने ही जो रुफ़क़ा थे, अपने ही जो दोस्त थे जिन्होंने इस कारवां को लेकर आगे बढ़े, अक्सर नाराज़ दिखाई देते हैं। और एक मरतबा फिर पार्टी के अंदर दरारें दिखाई दे रही हैं। शेर अफजल मरवत, जिनका ये दावा है कि उन्होंने डूबती नैया को पार लगाया, लेकिन उनका क्या हशर हुआ ये उनकी ज़ुबानी आपने भी सुना होगा। और उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और अब आने वाले दिनों में चंद मजीद लोग भी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस चीज़ का जिक्र किया कि मुझे पार्टी जवाब दे कि मुझे क्यों निकाला। अब तक वो कह रहे हैं मुझे ये जवाब नहीं मिला। और दूसरी जानिब जो बैकडोर जो नेगोशिएशन या मुज़ाकराती अमल था, वो भी अब तातुल का शिकार है, बल्कि ये राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैकडोर राब्ते भी ख़त्म कर दिए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही थी। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर सरदार अयाज सादिक साहब से राब्ते में थे, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं। इस मुज़ाकराती अमल, इस इख्तलाफ की क्या वजूहात हैं? क्या मफादात का टकराव है, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तीसरा जो उसका जो सबसे अहम पहलू है कि एक दौड़ है, रसाकशी है इक़्तिदार के हुसूल के लिए। और अरकान पार्लियामेंट अगर इस तरीके से मुस्ताफ़ी होने लग गए, और उनका ये भी शेर अफजल साहब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हिट लिस्ट पे हैं, उन पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित और राब्तों का इल्ज़ाम है। इस पर मज़ीद भी वजाहत चाहेंगे, डेफिनेटली इसका जवाब जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही दे सकते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उस्मा कारदार साहिबा हैं हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से। उस्मा कारदार साहिबा का ताल्लुक PMLN से। उस्मा कारदार साहिबा बहुत शुक्रिया। पहले तो आरिफ अब्बासी साहब से इनकी ज़ुबानी जानेंगे, लेकिन वैसे उस्मा कारदार साहिबा कैसा लग रही है आपको ये सूरत हाल? नहीं आपको लगता 2017, 16 और 18 वो मकाफात अमल जिसका आप लोग जिक्र करते हैं, तो कहीं टिट फॉर टैट वाला मामला तो नहीं चल रहा? हालात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं PTI के? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मुकाफ़ात अमल जो है वो तो बहरहाल होता है, उससे तो आप डिनाई कर नहीं सकते। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं वो आपको बताता है कि PTI जो एक जमात थी, एक ज़माने में सियासी जमात थी, वो हकीकत में क्या है। वो हकीकत में अब एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गैर सियासी झमघट्टा बन गया है, एक जत्था बन गया है। और जो सियासी लोग थे जो कि PTI में शामिल हुए थे, उनको बिल्कुल टोटली साइडलाइन किया जा रहा है। और उनकी जो उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह इवन शाह महमूद कुरैशी आप देखें, उन्होंने खुद कहा कि कोई मुझसे आके मशवरा नहीं करता कि पार्टी को किस समत में लेके जाना है। ये सियासी लोग थे। सियासी पार्टी किसके हत्थे चढ़ी हुई है? नंबर 1 बानी साहब को तो सिर्फ पसंद है जिब्रान इलियास, जो बाहर बैठे जो है ऐसा बयानिया जो है देते हैं जो कि झूठ पे मबनी होता है, जो प्रोपेगेंडे से भरा हुआ होता है, जो इंतशार की तरफ लोगों को लेके जाता है, उनको वो पसंद है। अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, अगर मैं गलत ना हूं, कुछ नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि जिब्रान इलियास ने ही लंका ढाई है, और आज बानी PTI जिस मुश्किलात का शिकार है, जिसमें 9 मई भी शामिल है, तो इसके पसे पर्दा जो है वो जो परफॉर्मेंस है वो इसी जिब्रान इलियास की है, जिस पर पार्टी के अंदर तनकीद है, और ख़ुद जो है ये शेर अफजल साहब भी जिसके बारे में बार बार कह चुके हैं। देखिए आप जिब्रान इलियास को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? असल जिम्मेदारी जो है वो तो बानी की है, क्योंकि बानी साहब समझते हैं कि मैं अकले कुल हूँ। खान है तो पाकिस्तान है, खान है तो PTI है। उन्होंने तो कभी किसी को खातिर जमा में वो लेके कभी आए नहीं। वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं जो भी MNA MPA मेरी पार्टी का वो मेरी वजह से, मैं हूं तो वो लोग हैं।
तो उनको तो कोई जो जिम्मेदारी जो इस वक्त हो रहा है पार्टी में, वो सारी जिम्मेदारी बानी साहब की है। जिब्रान इलियास जो है उसकी तो लॉटरी निकल आई, क्योंकि बानी को पसंद है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप इंतशार फैलाएं, जो यूथ है अच्छा, उसको उस्मा आप कारदार गुमराह साहिबा, करें। मैं यहाँ हर आपसे एक बड़ा ने एक अपना ये अहम मोबाइल, नुक्ता आपको पूछना पता है, चाहूंगा। स्मार्टफोन हाथ में, जिब्रान एक इलियास मिनट में वो जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का जिसने काम किया सोशल मीडिया पे, नो डाउट कि उसमें फेक न्यूज का सहारा बहुत ज्यादा लिया गया, मनफी प्रोपेगेंडा किया, आईनी इदारों उनके सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कुछ आपकी तरफ भी जिम्मेदारियां बनती थी, कोई काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में आप लोग नाकाम नहीं हुए, अगर मैं गलत ना हूं? क्योंकि आप लोगों को काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए था। अगर तो वहां पे झूठ जो है उसको प्रोवोक किया गया, उसकी प्रमोशन हुई, उसकी प्रोजेक्शन हुई, लेकिन काउंटर नैरेटिव आपकी तरफ से नहीं आया। देखिए, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट उठा के पढ़ें डॉक्टर सजाद, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पूरी दुनिया को किस चीज़ से है? डिसइंफॉर्मेशन से। आजकल ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसमें हर चीज़ जो है, अगर आपने झूठ बोलना है तो आप 1 मिनट में उसको वायरल करें, वो पूरी दुनिया उसको जब देख लेगी तो वो झूठ को सच समझना शुरू कर देगी। इसके खिलाफ आप को बाकायदा कानून साजी करनी पड़ेगी, और इसीलिए ये आपने देखा कि पीका लॉज जो हैं उसमें अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि शुतर पे मुहार है सोशल मीडिया। आप कह रहे हैं काउंटर नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव तो दिया जाता है, लेकिन जब तक काउंटर नैरेटिव लोग पढ़ते हैं, ये इनका कल्ट, क्योंकि ये बाहर बैठे हुए सारे, ये बाहर से बयानियां घड़ते हैं। ये शहबाज गिल हो गया, ये जिब्रान इलियास हो गया, ये जितने आपके ये मुईद पीरज़ादा हो गए, और मैं अब कितनों के नाम लूं, ये बाहर डॉलर कमाने के चक्कर में ये सब काम करते हैं। इनको पता है कि जितने हमारे लाइक्स आएंगे, रीट्वीट्स होंगी, वायरल होगा, उतने हमारे डॉलरों की बारिश होगी। तो ये वहां पे बैठे काम ही है। अब हुकूमत का तो ये काम नहीं है ना कि वो बैठ के डॉलर कमाए। हम लोग इसको रोकने की कोशिश जब करते हैं, उस वक्त तक ये फैल चुका होता है। ठीक है, और ये ठीक है उस्मा कारदार साहिबा, मैं दोबारा आपकी तरफ केपी आता हूं। यानी आप ये हुकूमत कहती हैं इन्होंने 30,000 इन्फ्लुएंसर केपी हुकूमत के टैक्स पेयर के पैसे से लगाए थे। जी जी, उस केयरटेकर हुकूमत ने इस चीज का एतराफ किया था। उनके जो वजीर इत्तलात थे उन्होंने इसका जिक्र किया था। मैं आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आरिफ अब्बासी साहब, 4 दिन से आपके शेर अफजल साहब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें क्यों निकाला, तो कुछ उनको तसल्ली वसल्ली दें। वैसे आप क्यों उनको पार्टी में उनकी मकबूलियत से आप लोग परेशान हो गए थे, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनको क्यों निकाला, उसको एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव शोकाज इशू हुआ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो उनकी मर्जी है। पार्टी की तरफ से उनको विद इन ड्यू कोर्स एक शोकाज हुआ, जिसमें सारी उनकी जो मामला थे पार्टी के साथ, या पार्टी की जो एप्रिएशन सी, जो पार्टी को एतराज़ात हैं, वो उसमें दे दिए गए थे, और वो उसका जवाब दे देते। अगर उनको फिर भी नहीं पता चला शोकाज पढ़ के, तो फिर उन्हें अपनी काबिलियत पे गौर करना चाहिए। वो वकील है, शोकाज बड़ा डिटेल था। नहीं, वैसे माजरत के साथ एक और सवाल भी ज़िमनी यहाँ पे बनता है, क्योंकि बहुत आजकल हालात बड़े क्रिटिकल हुए हुए हैं ना पीटीआई के। तो मुझे ये बताएं आपका कौन सा कैंप है? क्योंकि एक तो गंडापुर कैंप है, उधर से एक हो रहा है, एक अभी ये मरवत साहब हैं, और एक असद कैसर साहब के बारे में भी सुना है। मुझे इस पार्टी कैंप भी अपना बता दीजिए, मुझे इस पार्टी में 23 साल हो गए। जी जी, मैं ग्रास रूट लेवल से असम्बली तक पहुंचा हूँ। मेरा एक ही कैंप है, उसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान, मतलब आप भी शख्सियत परस्ती का शिकार हैं? बिल्कुल, मेरा लीडर इमरान खान है। उसको लीडर समझ के मैं इस पार्टी में, और 23 साल इस पार्टी में हूँ। इस पार्टी की कोई हकीकत समझे या ना समझे, पार्टी में 2 कुफ्ते, एक इमरान खान और एक पार्टी वर्कर और जनरल पब्लिक। साहब, आपकी मैं एहतराम करता हूँ आपके जज्बात का, आपके, लेकिन जो नजरियात होते हैं, आइडियोलॉजी जो होती है, उस पे पर्सन मैटर नहीं करता, शख्सियत मैटर नहीं करती। ये तो डिक्टेटरशिप में होता है, वन मैन शो जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता। ऐसा नहीं है। इमरान खान ने जो सोच दी, जो नज़रिया दिया, इमरान खान के नज़दीक हमारा जो नज़रिया तहरीक इंसाफ का, मैं 2002 से हूँ। पहले दिन से उन्होंने हमें ये सबक पढ़ाया है कि रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
राइट ऑफ पब्लिक। इमरान खान के दिल में जो दर्द है इस कौम के लिए, इस कौम नहीं, के ये रूल ऑफ लोगों लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ जिसकी आप बात करते हैं, ये है कि किसी पे 15 किलो हीरोइन डाल दो, ये रूल ऑफ लॉ है? या कोई अपने बाप से मिलने के लिए जेल में आया तो उसको भी जेल में डाल दो, जो वो क्या कहते हैं बेनिफिशरी हो उसको भी आप जेल में डाल दो, और फिर बाद में ये एतराफ़ करो नहीं यार ये तो पॉलिटिकल था, हमसे गलती हो गई? रूल ऑफ लॉ की बात तो तब की जाती है जिस पे आप खुद भी पूरा नहीं, नहीं, आप उसमें देखें, रूल ऑफ लॉ मीन्स कि हर इदारा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अपने दिए हुए किरदार जो उसको आइन में दिया और कानून है उसके नीचे काम करे, किसी की इंटरफेरेंस माने ना। इदारे इतने स्ट्रेंथन हो जाएं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अदलिया है, चाहे कोई भी इदारा है, कि उनके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो गलत को गलत कहे और गलत हुक्म ना माने। ये यही इमरान खान का मसला है कि इमरान खान इदारों को इतना मजबूत करना चाहती है कि कोई गलत काम उनको कह ना सके, अगर कहे तो वो आगे से रिफ्यूज कर सके। मतलब जब इक्तदार था और जिस वक्त इक्तदार था तो बानी पीटीआई तो सब अच्छा करा गलाते थे, फिर बाद में उनको ये ख्याल कब आया कि उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो बजट पास करने के लिए भी मिन्नतें तरले करने पड़ते थे? मेरी बात सुने, हमारे साथ जुल्म क्या हुआ? 2013 में हमारे साथ धांधली हुई, 2018 में आप लोग जो 4 हल्के लेकर बैठे थे तो बाद में मेरी बात सुने ना, वो तो फिर जो कुछ हुआ तारीख कैसा है। 2018 में आरटीएस बिठा के हमारी 35 से 40 सीटें हरवाई गई ताकि मजबूत हुकूमत ना बन सके। सर पंजाब में आपका मैंडेट ही नहीं था, आपका पंजाब में मेरी बात सुन, वो इसी तरह दिया गया था कि ये कुछ कर ना सके। इमरान खान को लंगड़ी लूली हुकूमत इसलिए दी थी कि इसको नाकाम करके डंप कर दे, ऐंदा कोई लीडर अवाम में आ ना सके। इमरान खान के साथ जो असेंबली में लोग लगाए गए वो किसके थे और किसके लिए काम कर रहे थे? जो पार्टियां एमक्यूएम हो गई, दूसरी जो पार्टी थी, जानबूझ के बाय डिजाइन 2018 के रिजल्ट हमें हराने के लिए आरटीएस बिठाया गया और इस तरह की फॉर्मेशन हुकूमत की गई कि इमरान खान कोई वो काम ना कर सके जो वो करना चाहता है। हम मानते हमें असेंबली में अक्सरियत नहीं थी, हम मानते हमें मुताजी थी दूसरी पार्टी को, हमें कानून पास कराने के लिए, इवन के हमें बजट तो बड़ी बात है, हमें आम कानून तो हाई मोरल ग्राउंड पे रिजाइन दे देते कि जी हम कर ही नहीं सकते भाई, हमें नहीं, बजट ही नहीं पास हमसे हो रहा। उसकी वजह ये थी कि हाई मोरल ग्राउंड्स पे काफी दफा सोचा गया, लेकिन उस टाइम के जो आपका कोरोना आ गया, 1.5 साल 2 साल कोरोना के, सर पाकिस्तान कोविड-19 का और इस पेंडेमिक का बेनिफिशियरी था। नहीं, इमरान खान वाज द विक्टिम कि इमरान खान को बहुत से प्रोजेक्ट कट करने पड़े, बहुत सी पॉलिसियां चेंज करनी पड़े ड्यू टू इस कोरोना, क्योंकि उसमें हमारे बहुत ज्यादा मसाइल थे। हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो इफेक्ट हो रही थी, हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर इफेक्ट हो रहे थे। इवन देन इमरान खान ने, दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर आलमी फोरम ने इमरान खान की कोरोना पॉलिसी की तारीफ की। ना हमारे कारखाने बंद हुए, ना हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है जिसे दुनिया में हुआ, ना हमारे यहाँ उतनी डेथ्स हुई, कैजुअल्टी हुई जैसे दुनिया में आपके पड़ोस में हुई। तो इसका क्रेडिट आप इमरान खान को दें कि नहीं, उसमें ना सर ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। जहाँ इम्यूनिटी होती है रीजन के अंदर, कुछ ममालिक हैं जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है और ये तो यूरोप में सबसे ज्यादा। आपका हमारा और इंडिया का क्या फर्क है? इंडिया में आप देखें क्या हाल हो गया था, डेथ टूल देखें, इंडिया के देखें, हमारे देखें, इंडिया का लॉकडाउन देखें, हमारा देखें, इंडिया की। यार इंडिया से बांग्लादेश से आर्डर पाकिस्तान आना शुरू हो गए। स्पेसिफिक कोविड पर नहीं है तो उस्मा कारदार साहबा, अब्बासी साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत से नशेब व फराज का सामना करना पड़ा, हमारे साथ ज्यादती हुई, कोविड आ गया, हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। और अब तो ये शेर अफजल साहब भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी एक साल की कारकर्दगी भी देख लें पिछली। फिर साथ में मैं तो ये कहूँगा कि बार बार कहा जाता है कि जी आप 3.5 साल की हुकूमत का 30 सालों से मवाजना करते हैं, वो 30 साल भी नहीं बनते हैं, खैर वो भी हम सबको पता है वो कितने साल बनते हैं टोटल। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो 11 साल से ज़ायद अरसा खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने सेंटीमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया और आप उसको काउंटर करती हैं परफॉर्मेंस से। देखिए बात सर ये है कि ये जिस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ किस चिड़िया का नाम है ये तो मेरे ख्याल में इनको पता नहीं। इन्होंने नेशनल असेंबली जो है एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अपनी डेप्यूटी स्पीकर के थ्रू इन्होंने डिज़ोल्व कर दी और सुप्रीम कोर्ट को उसको बहाल करना पड़ा।
फिर ये जरा इनसे पूछ लें, तैयबा गुल कौन थी? तैयबा गुल को किसने अगवा करके तो पीएम हाउस में बंद किया था? और जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस इकबाल, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था और क्यों ब्लैकमेल किया गया था? किस तरह से इदारों को अपने मकासद के लिए, चाहे वो FIO हो, चाहे वो नैब हो, किस तरह से अपने जो अपोजिशन की तजलील करने के लिए उन सारों को कैदो बंद में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। इनको शायद भूल गया है जब सिपा सलार ने इनसे पूछा था कि आपकी क्या सबसे ज़्यादा जो अर्जेंट आपका जो प्रॉब्लम है और इशू है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा क्रश ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को ऐसी जगह फेंको जहाँ इनको पानी भी ना मिले। और आपने देखा कि वो RTS, जब उंगली इनकी RTS पे थी, बहुत खुश थे क्योंकि 70 टोटल सीटें थी इनकी। बानी साहब ने खुद एक दफा कहा, ओहो हमारी तो 70 सीटें थी, हमारी हुकूमत कैसे बन गई है? उनको तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी हुकूमत। और फिर ये कहते हैं कि हम लूली लंगड़ी। भाई, आप जिसके साथ आपकी वो इल्हाक था, उसको आपने, जो सबसे बड़ा डाकू कहलाता था, जिनको आप कहते थे पंजाब का, उनको तो आपने अपना चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर आपको शिकायत कैसी है? आपके तो बड़े 5 उंगलियां घी में थी। तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि आपकी गवर्नेंस जीरो थी? आपने ये कोविड की बात करें, कोविड में तो आपको फायदा हुआ था। वो जो सारा जो बांग्लादेश और इंडिया से जो बंद हुई थी जो इंडस्ट्री, वो यहाँ पे आके आपको उसका फायदा हुआ था। अच्छा, ये उस्मा कारदार साहिबा, मुश्किल टाइम देखा, कोई भी नहीं देखा, उसकी वजह से तो आप बच गए। बल्कि उस्मा कारदार साहिबा, आपने हवाला दिया, तैयबा गुल साहिबा का भी आपने हवाला दिया, उस वक्त के चेयरमैन नैब का भी आपने हवाला दिया, फिर बार बार जो है वो गोगी साहिबा का भी आप लोग हवाला देते हैं। ये बताएं, हुकूमत तो अब आपके पास है, तो कोई मामला सब जुडिस है क्या? कोई इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है पंजाब की सतह पर या वफाक की सतह पर? कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्योंकि जो आप कह रही हैं तो डेफिनेटली उनको एहतसाब और कड़े एहतसाब का सामना करना चाहिए। जो ये पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये नेशन के साथ हुआ है, किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं हुआ सिर्फ। देखिए, बिल्कुल आपको पता है कि अरबा रुपया लेके वो ताहिर खुर्शीद, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वसीम अकरम प्लस के, वो अरबा रुपए के मनी लॉन्डर उन्होंने CM ऑफिस के थ्रू करवाया। और वो फराह गोगी किधर है? वो भागी हुई है, वो इश्तिहारी है, वो बाहर बैठी हुई है। अब कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको वापस लेके आए और उनका हिसाब किताब हो। गुजर किधर है? बाहर भागा हुआ है। वो शहजाद अकबर ब्रॉडशीट के पैसे लेके जो हड़प करके वो कहाँ है? वो भागा हुआ है, वो भी इश्तिहारी है। ये अलकादर ट्रस्ट में ये सारे, जुल्फी बुखारी भी इश्तिहारी है, शहबाज गिल भी है इश्तिहारी है, सब तो भागे हुए हैं यहाँ से। अब जब देखे ना, ये अब 14 साल की जब ये सजा हुई है, ओपन एंड शट केस था। और इससे बड़ा आप कैसे करप्शन का, मेगा करप्शन का, वाइट कॉलर क्राइम कभी आपने सुना है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में? कि आप एक अपना इतना मिस यूज़ करें अथॉरिटी को और इतना आप ख़जाने को, आप कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो उनका भांडा है ना, चौक चौराहे में फूट चुका है ये सादिक और अमीन का। सबको पता चल गया है कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस क्या था, वो जो 3 और 5 कैरेट डायमंड क्या थे, और किसकी इमा पे सारे दफ्तर बंद जो थे, उनकी फाइलें साइन होके खुल जाया करती थी। उस्मा साहिबा, मैं अब्बासी साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं अब्बासी साहब से जो है इसका जवाब ले लेता हूं। उस्मा कारदार साहिबा, सर बुला लेना गोगी साहिबा को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्यों आप मतलब उनको जो है वहां पे अभी तक नहीं, मैं मुझे और ये 190 मिलियन पाउंड ये ओपन एंड शट केस है, इसके हवाले से दूसरों से पर्चियां आप लोग मांगते थे, अपनी पर्चियां भी दे दो। मुझे तो इंतहाई अफसोस होता है इतनी सतही बातें नेशनल टीवी पे बैठ के करना। कोई पॉलिसी की बात करें, कोई फैक्ट फिगर्स की बात करें। अब पहली बात आप काउंटर करें ना सर, मैं बता रहा हूँ, पहली बात जो है ना, 190 मिलियन, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। मतलब कौम के साथ किया? कौम के साथ नहीं, आप लोगों ने, हमारे साथ। अच्छा। और कानून के साथ। अच्छा। एक शख्स जिसका पैसा वहां इंग्लैंड में नवाज शरीफ के बेटे से प्रॉपर्टी के सौदे में पकड़ा गया, उस पर इंक्वायरी हुई, उसने वहां जस्टिफाई किया कि मेरा पैसा कानूनी है, वापस पाकिस्तान भेजना चाहता हूं। वहां बैंक ने इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजी साहब जब इस केस की समाअत कर रहे थे बैरिया टाउन की, वहां उस यूनाइटेड बैंक ने और बैंक ऑफ इस्लामी ने ये स्टेटमेंट जमा कराई कि ये पैसा
इंग्लैंड से जो उनका इदारा है उसने रिलीज किया है, ये उसकी बहू के अकाउंट में है, लीगल मनी है। 100 से ज्यादा समाते हुए अब्बासी साहब, आपको अभी पता नहीं, चला है नहीं, तो अपने वकील को बोलते हैं नहीं ना नहीं, सब। वकील नहीं, ये सारी तो आप चीजें लोगों ने बताई। लंदन में नहीं, केस किया है? 190 नहीं, मिलियन लंदन में आपने बिल्कुल केस किया है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारे वकील ने अदालत में रखी है और आगे भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट में आप देखेंगे। सर, नेशनल क्राइम एजेंसी ने करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया है किसको? बिजनेस टाइकून को, और उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान को वापस किया अगर है। वो शहबाज शरीफ से बेटे से जो उसकी ट्रांसैक्शन हुई है ना, वो जो मतलब है कि 14 अरब की प्रॉपर्टी 28 अरब रुपए में खरीदी गई है, उसमें उनको किया होगा। जो मैं के जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो वहाँ था, वो 190 मिलियन के 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया, 1 पाउंड इधर उधर नहीं हुआ। फिर जो इन्होंने यूनिवर्सिटी स्टेट बैंक में क्यों नहीं आया? स्टेट, ये तो देखे ना, उस वक्त उसकी मर्जी थी, वो पैसा किसकी मर्जी थी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं वापस किया गया। नहीं मेरी बात सुनिए, रिकवरी यूनिट को जो लीड कर रहे थे उन्होंने वहां पे जाके नेगोशिएशन यही तो गलतफहमी है ना। फिर आप लोगों ने कैबिनेट को भी नहीं दिखाया। गवर्नमेंट को वापस नहीं कर रहे थे। अगर गवर्नमेंट पैसा मांगती ना, गवर्नमेंट को साबित करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो उससे स्टेट बैंक में आ जाता। डॉक्टर साहब यही मैं समझा रहा हूं, अगर गवर्नमेंट वो पैसा सरकारी अकाउंट में मंगाती, वहां इंग्लैंड में ये साबित करना पड़ता है कि ये पैसा 2 नंबर है। सर, पनिशमेंट का पैसा पनिशमेंट कैसे अदा कर दिया आपने? यही गलती है। वो पैसा उसका लीगल करार दिया। अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक में है तो हमें इंग्लैंड में मुकदमा करके साबित करना पड़ता है ये पैसा इनलीगल आया है। वहां उसको लीगल करार दिया, उसने कहा जी मेरे को नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको साबित कर दिया था। देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर वो इनलीगल होता है वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लगा के देखे। सुप्रीम कोर्ट पैसा उसकी बहू के अकाउंट से आया। अगर हम वहां क्लेम करते नहीं, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक वहां में साबित करना पड़ता है कि ये पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उज़मा कारदार साहब सुप्रीम कोर्ट काजी साहब सुने, नहीं, काजी साहब से पहले की बात कर रहा हूं कि टोटल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का, और फिर ड्रैकोनियन लॉ जो नैब के थे, जिससे आप लोगों ने अपने जो हरीफ थे उनके लिए उनके गिर्द घेरा तंग किया। आज आपका 190 मिलियन पाउंड के लिए 100 से ज्यादा समातें हुई हैं, और टोटल जो उसका मेरिट पर को सुना गया है, तो राइट ऑफ अपील भी आपके पास है। लेकिन ये जो ग्राउंड आज आप मुझे बता रहे हैं, कर रहा हूं, ये मैं जेल में 2 दफा जाता हूं, 2 दफा खान साहब से हफ्ते में मिलता हूं, बुध और हफ्ता। ये चीजें जब जेल में होती है ना प्रोसीडिंग, वहां अखबार वाले इतने दूर बैठे होते हैं कि वहां आवाज नहीं जाती। ये जब इंशाल्लाह हाई कोर्ट में केस आएगा ना, आपको लग समझ जाएगी कि कितना बड़ा ब्लेंडर इन्होंने कर दिया है। ये टोटली मलक रियाज का वहां लीगल पैसा डिक्लेयर हुआ। अगर हम पंगा ले लेते, मुकदमा कर लेते स्टेट बैंक के लिए, पहले हमें इंग्लैंड में इस पे मुकदमा करके लाखों पाउंड लगा के ये साबित करना पड़ता है कि ये पैसा इनलीगल है। फिर ये साबित करना पड़ता है कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। ये फिर आप वही बात लेके जा रहे हैं जब एक नेशनल क्राइम एजेंसी उन्होंने भाई वापस कर दिया था। उन्होंने अकाउंट डीफ्रीज करके पैसा इनको वापस किया। इन्होंने वो पैसे इधर अपना जो इनके ऊपर जुर्माना वो भर दिया। अच्छा, उनके अभी मान लिया ना आपने कि उन्होंने जुर्माना यहाँ पे अदा किया। नहीं, मलक रियाज के ऊपर जो जुर्माना तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसके सहूलतकार बने ना? सहूलतकार नहीं बने, वो पैसा ही उनका था भाई। हमें देखो, हमें वहां आप किसी वकील से पूछे, हमें ये पैसा अगर हम ये क्लेम करते ना हुकूमत पाकिस्तान का है, पहले इंग्लैंड में हमें इस पैसे को ये साबित करना पड़ता है कि ये करप्शन का या फ्रॉड का या गलत पैसा है। वो वहां पे लाखों डॉलर भी लगाने पड़ते, 5-10 साल अब्बासी साहब, क्योंकि आपका भी मौकिफ है, आपका भी एक मौकिफ है, उज़मा कारदार साहब का भी मौकिफ है, आवाम देख रही है, उन्हें पता होगा। इंतहाई क्लेवर से पैसा भी आ गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ज़र मुबादला किस्त भी अदा हो गई। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, हम वहां मुकदमे से बच गए। वहां हुकूमत पाकिस्तान को कौन सा मुकदमा आज तक हम बाहर से जीते हैं? 5-10 साल लगा के लाखों आपसे गुजारिश करूंगा अब्बासी साहब, मुझे आप पे कोई नहीं, आपके जज्बात की भी मैं कदर करता हूं, आप पार्टी के साथ इंटैक्ट भी रहे हैं। जो ट्रस्टी होता है, ये बेनिफिशियरी ऑनर होता है ना, उसकी जरा कानूनी हैसियत जरा एक दफा प्रोग्राम के बाद जरूर जाके, ट्रस्टी बेनिफिशियरी जो ऑनर होता है ना, मुझे वो क्या होता है बारे में हर चीज का पता है। अगर हम इस चक्कर में पड़ जाते, ये पैसे स्टेट बैंक में है, पहले हमें वहां मुकदमा करना पड़ता, वकील करने पड़ता, बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब, ये पैसा इनलीगल। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आरिफ अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उज़मा कारदार साहिबा, रहनुमा PMLN, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेक ऑफ, पाकिस्तान की मुआशी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जहाँ पे मूडीज़ की बात करें या पाकिस्तान में द इकोनॉमिस्ट की बात करें
या दीगर जो मुआशी इदारिये हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में छप रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है, उस पर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। लाला संभल के। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान माशी अहदाफ के हुसूल के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ मूडीज़, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड या जो जरीदे हैं वो पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान का टेक ऑफ है और बड़ा बेहतरीन टेक ऑफ है, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका ख़ात्मा हुआ है और ट्रस्ट डेवलप हुआ है जब IMF का बेल आउट हमें मिला है और उसके बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए मदद फराहम कर रही है। इसी हवाले से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ़द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के दौरान जो 2022 में आया उसमें मुतासर लोगों की भरपूर मदद करने पर भी शुक्रिया अदा किया। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जो कि खुशाइंद है। यानी वर्ल्ड बैंक की बहुत उन्होंने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान मुतरफ़ है, पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान और दीगर समाजी शोबे में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हमारा महवर होगा गुफ्तगू का, कि कितना ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से पाकिस्तान को पापड़ बेलने पड़े और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। उस ट्रस्ट को कैसे बहाल किया गया? पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरी दुनिया में, जिसका 100 इंडेक्स पर डे 2000 और 1800 और 1500 के हिसाब से बढ़ा, जो कि इस वक्त दुनिया में तेज़ तरीन स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 है। मज़ीद जो ख़ास तौर पर हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या वाकई दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रहा है? माहिरीन इस हवाले से हमें बताएंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तौसीफ़ ज़मान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है CCI। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर नूर फातिमा हैं, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं IMF का बेल आउट है, कहीं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो भी अब पाकिस्तान के जो तरक्याती मंसूबे, $40 बिलियन की बात हो रही है, $20 बिलियन उन्होंने पहले तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए देने। क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट या एतमाद हमारा बहाल हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वर्ल्ड वाइड? जो देखने वाली चीज़ है, किसी चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं जी। जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं कि 28 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। हमारे पास एक वाइब्रेंट यूथ है, हमारे पास फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक है। जैसे ही इस इकोनॉमी को परफॉर्म करने का मौका मिला तो उस पर ना सिर्फ हमने स्टॉक एक्सचेंज में, जैसा आपने फरमाया कि हमें वो इम्पैक्ट नज़र आया, हमने देखा कि एग्रीकल्चर में वो इम्पैक्ट नज़र आया। जितने माशी इशारे थे, जो स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप देखें तो एक परसेप्शन ये था कि शायद कहीं स्पेकुलेशन या कहीं जो है ना कोई इसे अननेसेसरी फैब्रिकेटेड है या आर्टिफिशियली इसको, आर्टिफिशियली, लेकिन जैसे माजी में हुआ जी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहां पे दिए यहाँ गए। पे हमने ये देखा कि जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स थे उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, अमेजिंग नंबर्स, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमने देखा कि एक मिडिल ईस्ट में सिचुएशन थी तो उससे जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स से उन्हें इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट हमें स्टॉक एक्सचेंज पे भी नजर आता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर कुछ इम्पैक्ट हुआ डेफिनेटली। जब ईज ऑफ डूइंग पे तो हुआ, नजर आया। अभी आप कोई साल 2-1.5 पहले, ठीक है, यहाँ से LC खुलवाना वाज ए चैलेंज, ठीक है, यहाँ से सामान भेजना भी चैलेंज था, सामान मंगाना भी चैलेंज है। आज की डेट में आप सामान भेज भी सकते हैं और सामान मंगा भी सकते हैं।
जो एनर्जी की सिचुएशन है वो बेहतरीन, पहले से बहुत बेहतर है। अब हमने देखना ये है कि इस जगह से आगे हमने कैसे चलना है। जो इकोनॉमी का ट्रस्ट वापस आ चुका है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यहाँ से 2 साल पहले वो ट्रस्ट डेफिसिट पे बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए। उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उन्होंने वहाँ जाके पैसे भेजने शुरू किए, तो अगेन हमारी रेमिटेंसेस की शक्ल में आना जी शुरू जी जी तो हमारी रेमिटेंसेस थी वो मजीद बेहतर अच्छा, हो गई। increase हुई, बढ़ गई। इंक्रीज हो गई ना, यहाँ से कि उन्होंने जाके पैसा भेजा, तो वो जो तो हमारे वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी एक था ना कि जी पैसे ना भेजें ओवरसीज और ये हो गया, तो इजाफा हो गया उन्होंने रेमिटेंस। अपने पेरेंट्स को तो भेजने ही भेजने ना, जितने नंबर्स गए हैं। ठीक है, हमारे पास जो अहम सरप्लस अच्छा, है, ये स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है, जो पार्टनर्स हैं, जिसमें आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स का भी जिक्र किया, तो थोड़ा सा आम सादा लफ्जों में जरा हमारे लोगों को बताएं। कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का पूरी मईशत पर उसका कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है, या ये तो सरमायादारों का जो है वो एक ग्रुप है जिसको स्टॉक एक्सचेंज। जरा बताइएगा कि इसका कैसे ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का पता चलता है कि ये आपका थर्मामीटर है कि इकोनॉमी के क्या हालात है, बैरोमीटर है जो स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, जब आपने ये देखते हैं कि फंडामेंटल्स इकोनॉमी के क्या है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें ना, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में पैसा लगाया, ठीक है, मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं ले सकता, तो उन इदारों ने, उन अफराद ने, उन बिजनेस ग्रुप्स ने उससे पैसा बनाया। किसी ने एग्रीकल्चर, आप फर्टिलाइज़र में चले ले देख लें, चाहे आप उसे डेयरी में देख लें, चाहे आप उसे पोल्ट्री में देख लें, जिन जिन ग्रुप से फंडामेंटल पे खेला उन्होंने उसमें प्रॉस्पेरिटी पाई, क्यों? हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जिन्होंने आईटी पे खेला, उन्होंने आईटी में जो बच्चे थे वो बहुत तेजी से उन्हें ग्रो किया। इस वक्त सिलिकॉन वैली में बैठे हैं और एक बहुत बड़ा हमारा रेवेन्यू आईटी की तरफ से आ रहा है। अच्छा, इसी एक तरह हम रेवेन्यू देखते जो हैं है, माइनिंग, एक रेवेन्यू, बल्कि 2 रेवेन्यू जो है वो स्टक हुए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से कस्टम ड्यूटीज के मद में भी कहा है कि काफी हद तक बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत उसमें लेकिन नाज है। रियल स्टेट के हवाले से रीनेगोशिएट कर रहे हैं आईएमएफ के साथ। डॉक्टर नूर फातिमा, ये बताइए, एग्रीकल्चर साइड, मैन्युफैक्चरिंग साइड पर तवज्जो दी गई है, नो डाउट। एक्सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल को भी मद्देनजर रखा गया है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी तवज्जो दी गई है। 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज चलाने वाला जो रियल स्टेट है, उसके लिए अब जाकर रीनेगोशिएशन की बात की जा रही है, अब जाकर डेवलपर्स की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो आपको लगता है कि इस एक सेक्टर को हमने नजरअंदाज किया है और आने वाले दिनों में इसमें भी मजीद बेहतरी होगी? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान की कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं और खासतौर पे अभी आप देखते हैं, जैसे आपने बूस्ट दिया है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को, और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की कोशिश की है, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। तो आपने देखा है कि दुनिया में जो लीडिंग इस वक्त फर्म्स हैं वो रियल स्टेट के अंदर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ये एक अमेरिकन डेलीगेशन होकर गया है और बहुत सी कंपनीज है वर्ल्ड की लीडिंग जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। इसमें नेचुरली एक तो घर जो घर की कमी है, जो यूनिट्स की कमी है, इंडिविजुअल जो आपके घरों के लिए, बाकी तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो छोड़ दें, सिर्फ आप घरों को देखें पाकिस्तान में कितना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है जो कि घरों को आसान और सहल अंदाज में लोगों को पहुंचे। तो इसलिए ये रियल एस्टेट की तरफ एक्चुअली तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने इसको दी है तो अब आप देखिए कि कितने पॉजिटिव इसका एक इम्पैक्ट आया है कि आपके पास डॉक्टर साहबा, मुतादिद बार आपके साथ शो में भी यहाँ पे मुख्तलिफ जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने भी मैं ये मुद्दा रख चुका और बारहा इस चीज़ पे हम बात करते हैं अरसे दराज से कि इस एक सेक्टर को नज़रअंदाज करने से हमें बहुत लॉस हो सकता है। और अब हमें उसका ख्याल तो आया, इदराक तो हुआ, गो के सालाना 50 करोड़ की करप्शन का इंकशाफ भी हुआ है जो कि रियल एस्टेट में होता है, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होनी चाहिए कि मार्केट में पैसा आए। जी एग्जैक्टली, देखिए मैंने आपका कुछ ग्राउंड रियलिटीज है, आपके जितने भी जो लोग यहाँ से जाते हैं वापस पाकिस्तान में, जो लोकल आपके जो अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं जो बाहर से करना चाहते हैं, उनका पहला प्रेफरेंसेस यही होता है कि घर बनाएं या एटलीस्ट उनके पास अपना इस तरह से कोई होना चाहिए इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर में उसको कैपिटलाइज कर सकें। तो उनको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में लगती थी। और हुआ ये कि हमने इतना ज्यादा बर्डनाइज कर दिया और एक लॉपसाइडेड पॉलिसीज ले ली जिसकी वजह से जो सेक्टर आपके पास ग्रो कर रहा था
उसको भी हमने स्टॉप कर दिया। तो अब अच्छा है कि रियलाइजेशन हुई है कि सेक्टर का सिर्फ घर नहीं है, सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्टर से आपका लेबर है, प्रोडक्शन है, इस स्ट्रक्चर से आपकी डॉक्टर बहुत साहबा, मैं सारी दोबारा और आपकी तरफ आता हूं क्योंकि आपने एक ज़िमनी सवाल जी। का मुझे मौका दे दिया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जी, की है, जी। तो मैं तौसीफ जी। खान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइएगा कि सर पूरी दुनिया टूरिज्म पे काम कर रही है, टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, तो जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, हमारी बंद इंडस्ट्रीज भी चलना शुरू हो गई हैं, इस इंडस्ट्री को इतना नज़रअंदाज करना, क्या आप समझते हैं कि टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल हुआ करता था पाकिस्तान में, अब तो SIFC भी आ गया, वन विंडो ऑपरेशन भी हो गया और फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी खातिर ख्वाह इकदाम कर लिए गए, तो ये जो हमने इनकम जनरेट करनी थी टूरिज्म से, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कर रही हैं जी, जो एक मुल्क है मालदीव्स, जी मालदीव्स, बिल्कुल वहाँ पे पूरे मालदीव में सिर्फ एक टैक्स है, वो बेड टैक्स है, 5% बेड टैक्स है और कोई टैक्स नहीं है। और उससे इस वक्त सार्क का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम मालदीव्स की है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था टूरिज़्म का, वहाँ पे किसी ने इन्हें कह दिया कि नहीं ये लग्जरी है। वहाँ पे इस वक्त $10,000 का जो आइटम है, आज की तारीख में उस पर 37 लाख रुपए ड्यूटी है। 37 लाख रुपए ड्यूटी आज की तारीख में। हमने दुनिया भर में ये देखा है कि अभी जो ट्रंप जितना शोर मचा हुआ है टैक्सेस का, ये सिंगल डिजिट टैक्स थे, हमने उस टैक्स को 140% पे ले गए, 130% पे ले गए, और हमारा ये ख्याल है कि हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता सर। हमारे पास कोई उसका क्राइटेरिया ही नहीं है, यानी हम अभी तक GST काउंटर्स नहीं बना सके, तो हम क्या टूरिस्ट को रिफंड करें? अब जहां पे हम पहुंचे हुए, सिर्फ अफ्रीका से 6 करोड़ 50 लाख लोग हर साल $150 अरब अफ्रीका से बाहर जाके खर्चते हैं। कितने अमाउंट? $150 करोड़। उनका जो एजुकेशन है वो 40 से 1.5 बिलियन रुपीस और अट्रैक्शन, इस तरफ अगर आप आकर देखें 150 करोड़, $150 अरब। $150 अरब जनाब, $150 अरब। अच्छा, जो कि उसका हम 1% अगर पाकिस्तान ले आते हैं तो $1.5 अरब बनता है। हमारा पोटेंशियल भी है, हमारे पास जो है उसकी। अच्छा, और उसमें हमारी ये पूरी कैपेबिलिटी है कि हम उस चीज को लेके आ सकें। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, वो ईज ऑफ डूइंग थोड़ी, दरअसल हम लोग कहीं बहुत ज्यादा फाइलों में घुस गए कि हमने रियल स्टेट में ना और ज्यादा टैक्सेस लेके पैसा बनाना है। टैक्सेस कम करते तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा, जो है बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो हमने ये देखा कि चीन ने अफ्रीका में जाके ऑयल फॉर डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है। अंगोला में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी आपके पास ऑयल मौजूद है, हम इसे डेवलप करेंगे, आप ना हमें मार्केट से 10% कीमत पे आपसे खरीद लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने उनसे ऑयल खरीदा, इससे चीन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा इसके बजाय हम आपको मुल्क डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो वो पैसा जो उन्होंने पे करना था ऑयल की मद में, उससे दोबारा उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मटेरियल्स, सर्विसेज, इंडस्ट्री वो दोबारा भेज दी। सो एवरीबॉडी तो पॉलिसीज को आप समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं इनको इस पर एक असर नो जायजा शदीद जायजा लेना है। सामने देखें, एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ना ये पैदा होती है ना ये खत्म होती है, ये सिर्फ शक्लें बदलती है। ठीक है। तो यहां पे अगर कोई मुझे कहता है कि एनर्जी की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, मिनरल्स हमारे पास हैं, हमारी विंड हमारे पास है, सोलर, सिवाय उसके जो पॉलिसी जो है ना उसका, ठीक है, जो क्लटरिंग हुई है खोल दे। हमने जो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली, आपके प्रोग्राम का नाम नुक्ता एतराज है, जो चीज हमने सीखी कि चौकीदार के ऊपर एक और चौकीदार बिठा दें, उसके ऊपर एक और चौकीदार बिठा दें, उसके ऊपर एक और चौकीदार बिठा दें, तो इतने बैरियर्स आ जाते हैं कि जहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं। हमने क्या किया कि वो हाशवानी साहब की किताब है ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, ठीक है, वो बिजनेसमैन का नोहा है कि जिन तकलीफों से एक बिजनेसमैन कोई कारोबार करने का सोचता है, ठीक है, तो उसके साथ जो मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहां देखा कि हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, वहां पे इंपैक्ट आया। अच्छा, SIFC ने ये किया, अभी आप देखेंगे माइनिंग सेक्टर में इसका इंपैक्ट आएगा, रिकोटेक में इसका इंपैक्ट आएगा, और ये मल्टी बिलियन डॉलर। मैं आपको एक और इंडस्ट्री में आपका टाइम ले रहा हूं, अगर ब्रेक में नहीं जाना तो। नहीं जी प्लीज। जो एक हमारी प्रोडक्ट है बॉक्साइट। ठीक है। बॉक्साइट
झेलुम से शुरू होके और हवेलियां तक और मियांवाली से लेके आगे खुशाब तक सारा भरा हुआ है बॉक्साइट ठीक से। है। बॉक्साइट में 50% एल्यूमिनियम होता है। यहाँ से और एक्सपोर्ट हो रहा है 3,000 रुपए टन, और हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, 100% इंपोर्ट करते हैं एल्यूमिनियम। पता है कितने का? $700 मिलियन की इंपोर्ट है हमारी। $2,600 टन जो हम 3,000 रुपए केजी टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो $2,600 टन हम री इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगने दिया। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस काउंसिल के वफ्द की भी वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को भी मज़ीद मुस्तहकम बनाने की बात हुई है, और पाकिस्तानी कम्यूनिटी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है, जाम कमाल साहब का कहना है। थोड़ा सा मुख्तलिफ एरियाज़, क्योंकि आप विज़िट करती हैं, आप इस हवाले से एक्सपर्ट भी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी हमारी ममासलत है चीज़ों में, या हम प्रोवाइड कर सकते हैं या हम अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी भी आप उनसे जो ले रहे हैं और जो दे रहे हैं वो इतना ज्यादा पोर्शन नहीं है इकोनॉमी का जो कि बाकी मुल्कों के साथ है। ये जो होना चाहिए उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन की इस वक्त भी गुंजाइश है। लिंटल्स हैं, सीड्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ से आ रही हैं, और आपके पास से ज़्यादा टेक्सटाइल की चीज़ जा रही है। तो बहुत, जिसे कहना चाहिए, वैल्यू एडिशन जो है, या मेरे साथी जिससे एग्री करेंगे, वैल्यू एडिट गुड्स जो हैं अभी भी आप उनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम उनके साथ बहुत ही मिनिमम है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। कीपिंग इन व्यू के ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके अदरवाइज रिलेशंस आप देखें, हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो हायर एजुकेशन के लिए हमारे वो वहाँ मौजूद हैं। बाकी एक बहुत अच्छा सा हमारा उनसे जो रिलेशंस होता है हमेशा से, ये क्रिकेट का आपके साथ है बहुत ज़्यादा। लेकिन आई डोंट नो वाई कि हमने वो जो टाइज जो हो सकते थे, हमारे इकोनॉमिक टाइज और हमारी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और कंट्री टू कंट्री जो हमारी डेवलपमेंट हो सकी, उससे नजर नहीं आती। इसके ऊपर एक काम करने की जरूरत है, और खासतौर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको रीओरिएंट करने की बिल्कुल जरूरत है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। एंड आई एम हैप्पी कि आपने इस पॉइंट को डिस्कस किया। अच्छा, अजरबैजान के हवाले से डॉक्टर साहब बताइएगा कि अजरबैजान के साथ तो हमारी पहले से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम सदर ममनून साहब के उस विज़िट की बात करें, अब तक जो है पाकिस्तान, क्योंकि उसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की अगर हम बात करें जहाँ पे इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़, फिर हम तक, हमारे पास तो बहुत सारे मौके हैं। मैं तो बिल्कुल इत्तफाक करूँगा तौसीफ साहब से, उन्होंने बड़ी एक अहम नुक्ता उठाया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है जी, हमें करने की ज़रूरत है, सिर्फ विल की ज़रूरत है। एक तरफ सोलराइजेशन की हम बात करें, 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल हमारे पास है, विंड कॉरिडोर्स हमारे पास हैं, मोर देन 800 किलोमीटर हमारे पास सिर्फ साइली पट्टी मौजूद है जहाँ पर हम एनर्जी सेक्टर पे भी काम कर सकते हैं। पूरा कोस्टल बेल्ट है, इतना सूरजमुखी की बात करते हैं, हमें ऑयल की ज़रूरत है, सब कुछ तो हमारे पास है जी। एग्जैक्टली, देखिए हमारे पास इस वक्त जो इशू, जी कुछ कहना चाहते हैं? वेरी शॉर्ट। सिर्फ इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद की पहाड़ियों से झरने निकलते हैं, हाँ, इसके ऊपर पूरे इस्लामाबाद की बिजली यहाँ से पैदा हो सकती है। ले जी, प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे, ये सिर्फ मारगला की पहाड़ियों से, मारगला की पहाड़ियों से। जी डॉक्टर साहबा। जी एग्जैक्टली। देखिए, इस वक्त पूरा अजरबैजान भी और इसके अलावा पूरा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इस वक्त आपकी एक हंगर है एनर्जी जी, उसको बड़ा वो सफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं। बिल्कुल होती हैं। अभी आप देखें विजिट्स भी हो रहे हैं और इस चीज़ को रियलाइज भी किया जा रहा है, लेकिन इसको स्पेस की ज़रूरत है जिससे हम उनसे अपनी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी कर सके। चलते भी रही हैं, आपने देखा है कासा 1000 भी रहा, लेकिन वो सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन का जो था सिलसिला एनर्जी का, वो नहीं चल सका। टापी का भी रहता है जी, टापी है वो नहीं। तो ये असल में देखिए वही बात है, जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि हमारे पास ये पोटेंशियल है, और खासतौर पे एक नेबरिंग कंट्री बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इशू ये है कि क्या प्रैक्टिकली हम उसको कुछ करने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। तो ये कुछ एरियाज जिनकी तरफ आज आप कर रहे हैं बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, लेकिन इसमें हमें हमारी पॉलिसीज को रीओरिएंट होने की बहुत सख्त जरूरत है। सेंट्रल एशियन की तरफ तो हम सेंसिटाइज हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने उसके ऊपर काम भी किया है, उस पर सेंसिटाइज्ड है, लेकिन सेंसिटाइजेशन जो है वो काफी नहीं है ना, क्योंकि उसमें कोई मटेरियलाइजेशन नहीं हुई है सच।
तो सेंट्रल एशिया जो है वो इंक्लूडिंग अजरबैजान हमारे लिए बहुत अच्छा हब है, अगर हम इसको फैसिलिटेट कर सकें ओनली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। माहिर माशिया तौसीफ खान साहब साबिक सदर CCI हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, वहीं हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी है। FBR का जो इस्लाहती एजेंडा है उस पर भी मजीद काम करने को प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हवाले से फोकस्ड है, और उनका ज़्यादा फोकस इस टाइम FBR है। कस्टम ड्यूटीज़ की मद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है और उस पॉलिसीज़ को जो है उस पर असर नौ एक मरतबा जायज़ा लेना है। जहाँ हम FTI की बात करते हैं तो वहाँ हमें DI पर भी तवज्जो देनी है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो बात करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी हमने साजगार माहौल पैदा करना है, और नो डाउट कि डॉक्यूमेंटेड इकानमी होनी चाहिए, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।